बायोग्राफिकल अप्रोच। बायोग्राफिकल अप्रोच ये कहती है किसी वर्क को जज करना है तो क्या करना है, आपने ऑथर की बायोग्राफी देखनी है। ऑथर की बायोग्राफी इन सेंस कि उसकी लाइफ को स्टडी करना है कि वो कहाँ बॉर्न हुए थे, कैसे उन्होंने अपनी स्टडी की, कैसे उन्होंने, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, क्या उनके बिलीव्स थे, ठीक है, उनकी पेरेंट्स क्या सोचते थे, मतलब बेसिकली उनका जो लाइफस्टाइल था, उनके जो पर्सनल बिलीव्स थे वो कैसे उनके वर्क में दिखते हैं, कैसे उन सभी चीज़ों ने उनके वर्क को इन्फ्लुएंस किया। तो ये है बायोग्राफिकल अप्रोच। न्यू क्लासिकल अप्रोच। न्यू क्लासिकल अप्रोच क्या है, देखिए क्लासिकल टाइम पीरियड था, वो क्लासिकल टाइम पीरियड क्या था, जो एम्फसाइज करता था एक ऑर्डर में, ठीक है, ऑर्डर में, डेकोरम में, स्टेटस में, कि मतलब जो राइटिंग लिखनी है वो बहुत अच्छी लिखनी है, अच्छे वर्ड्स यूज़ करने हैं, इमेजिनेशन नहीं होनी चाहिए, रियलिज्म होना चाहिए। तो न्यू क्लासिकल पीरियड जो टाइम था 16th सेंचुरी का, 16 to 17th सेंचुरी का, ये इमिटेट करता था न्यू क्लासिकल पीरियड को, ठीक है। और ये न्यू क्लासिकल क्यों है, क्योंकि ये अलग तरीके से उन्हें इमिटेट करता था, कि मतलब कुछ राइटर्स थे, पोप, ड्राइडन और जॉनसन, ये इमिटेट करने की कोशिश करते थे क्लासिकल राइटर्स को, लेकिन इनका जो वर्क था वो कहीं ना कहीं वैसा नहीं बन पाया जैसा होना चाहिए था। मतलब पोप ने अपने एक वर्क रेप ऑफ द लॉक में ट्राई किया उसको एक एपिक पोइट्री की तरह लिखने का, लेकिन वो एक मॉक पोइट्री बन गई। उसमें उसने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया, जो उसका मेन थीम था, जिसके ऊपर उसने पोइट्री लिखी, वो एक एपिक लिखने वाला टॉपिक था ही नहीं, ठीक है, तो वो एक मॉक पोइट्री बन गई। तो इस तरह वो न्यू क्लासिकल पीरियड था, वो जो ट्राई करता था क्लासिकल टाइम को उस तरह की राइटिंग को इमिटेट करने का। इनका जो मेन एम्फेसिस था वो क्या था, कि जो राइटिंग है वो एक ऑर्डर में होनी चाहिए, उसका एक स्टेटस होना चाहिए, उसमें रीज़न होना चाहिए, ठीक है, इमेजिनेशन को नहीं इन्होंने एम्फसाइज़ किया। आगे रोमांटिक थ्योरी जो 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड है, इसमें जो मेन राइटर्स हैं वो वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज, शेली थे, और भी बहुत राइटर्स थे, कीट्स थे, ठीक है, मैंने कुछ ही लिखे हुए हैं। इनका जो मेन पर्पस था वो क्या था, कि जो राइटिंग है उसमें क्या होना चाहिए, इमेजिनेशन होनी चाहिए, बेसिकली इमेजिनेशन होनी चाहिए, कोई मतलब रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, जो मन में आता है आप लिख सकते हैं, कोई ऐसे कि ये मीटर यूज़ करना है, ऐसे करना है, एक लिमिट होनी चाहिए वर्ड्स की, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉलरिज की एक पोइट्री है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, उसमें कितनी लाइंस है, कोई उन्होंने ऑर्डर फॉलो नहीं किया है। तो वैसे रोमांटिसिज्म एक ऐसी थ्योरी है जो कहती है कि आप इमेजिनेशन को पोर करो अपनी राइटिंग में, ठीक है, इमेजिनेशन को पोर करो, कोई रूल्स नहीं फॉलो करने की ज़रूरत है, बस आप जो लिखना है आप दिल से लिखिए, ठीक है। आगे रियलिज्म और नेचुरलिज्म। रियलिज्म का टाइम था, ये विक्टोरियन टाइम पीरियड चलता है हमारा 19th सेंचुरी का। बेसिकली रियलिज्म क्या बोलता है, रियलिज्म ये कहता है कि जो रियल लाइफ है ना, जो रियल लाइफ है उसको आप एम्फसाइज करिए अपने वर्क में, जो भी आप लिख रहे हो उसमें रियल लाइफ को एम्फसाइज करिए। नेचुरलिज्म क्या है, नेचुरलिज्म एक बिलीफ है जो कहता है कि जो सोसाइटी है ना हमारी, जो हमारी सोसाइटी है, जो पीपल है, वो कैसे शेप होते हैं, अपने इन्वायरमेंट से शेप होते हैं, हेरिडिटी से शेप होते हैं, मतलब उन्हें कैसा इन्वायरमेंट मिलता है वैसे ही लोग बन जाते हैं। तो ये चीज़ जब वो वर्क लिखे गए थे, जो इस टाइम पे ये वर्क लिखे गए थे, उनमें ये चीज़ देखने को मिलती है। तो अगर आप ये वाली थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं किसी वर्क पे, तो आपने चेक करना है कि क्या ये सही अप्लाई किया गया है, क्या सच में जो रियल लाइफ है वो इसमें रिप्रेजेंट की गई है, क्या सच में जो कैरेक्टर्स हैं वो उनके इन्वायरमेंट के थ्रू इन्वायरमेंट के साथ वो वैसे ही वो बन गए हैं, ये आपने चेक करना है। अगर फॉर्मलिज्म, रशियन फॉर्मलिज्म भी जो थी सबसे पहले रशिया में आई थी, तो इसको रशियन फॉर्मलिज्म भी कहते हैं। इसका ओरिजिन हुआ था अर्ली 20th सेंचुरी में रशिया में। इसके जो मेन राइटर्स हैं वो शक्लोवस्की एंड जैकोब्सन, ठीक है। की आइडियाज़ क्या है, फोकस ऑन फॉर्म, स्टाइल, लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट। इन्होंने बोला था कि जो इस टाइम पीरियड में जो ये थ्योरी आई थी फॉर्मलिज्म, ये कहती है कि आपने जब भी किसी वर्क को जज करना है, वही जो मैंने पहले बताया था, आपने उसकी फॉर्म चेक करनी है, आपने हिस्ट्री, बायोग्राफी, सोसाइटी और भी फेमिनिज्म या सेक्सुअलिटी या अनकॉन्शियस थॉट्स, जो साइकोएनालिटिक थ्योरी है, इन सबको नहीं देखना है। तो क्या चीज़ देखनी है, अगर किसी वर्क को कभी भी क्रिटिसाइज़ करना है, कोई पोइम है, कभी भी उसको जज करना है, कितने अच्छे से लिखी गई है, तो चेक करो कि उसमें उसकी फॉर्म कैसी है, उसमें मीटर कैसे यूज़ हुए हैं, उसको लिटरेरी टर्म्स कैसे यूज़ की गई हैं, क्या वो सब मिलकर एक अच्छी पोइम बनाते हैं, क्या इसका मीनिंग क्रिएट होता है।
अगर ये एक ऐसे है तो चेक करो कि कैसे इसको अरेंज किया गया है, कैसे पैराग्राफ्स अरेंज किए गए हैं। अगर वो एक नॉवल है तो चेक करो कि नरेटिव स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे नरेट किया गया है, कौन सा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, की थर्ड पर्सन, कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ किया गया है, क्या वो अप्रोप्रिएट यूज़ किया गया है। मीन्स बेसिकली उसकी फॉर्म देखो, मत देखो राइटर को, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है डीफेमिलियराइजेशन, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। डीफेमिलियराइजेशन क्या है? मेकिंग द फेमिलियर सीम स्ट्रेंज टू रिफ्रेश परसेप्शन। मतलब कोई आपने पोइम पढ़ी हुई है, आपको पता है कि वो एक रोमांटिक पोइम है, पर डीफेमिलियराइजेशन अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप उस जो आपका एक पहले परसेप्शन था उस पोइम को लेके, आपने उसको साइड कर देना है और एक नई चीज़ ढूंढने की कोशिश करनी है। एक नए परसेप्शन से उस पोइट्री को देखना है और कुछ नया ढूंढने की कोशिश करनी है, ठीक है। न्यू क्रिटिसिज्म ये उसके बाद आया था फॉर्मलिज्म के, और ये कहता है कि सेम, इसने भी वही चीज़ बोली है कि आपने लिटरेचर को जब भी स्टडी करना है आपने उसको सेल्फ कंटेन्ड सब्जेक्ट की तरह स्टडी करना है, कि मतलब उसमें सब कुछ है, कि वो जो वर्क है वो अपने आप में ही कंप्लीट है। आपने कहीं नहीं देखना है, राइटर को कंसिडर नहीं करना है, सोसाइटी को कंसिडर नहीं करना है, हिस्ट्री को कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ उसे वर्क कंसिडर करना है। ये उसका एक अपर वर्जन था फॉर्मलिज्म का। फोकस ऑन आयरनी, पैराडॉक्स, इमेजरी, यूनिटी, इन सब टर्म्स पे आपने फोकस करना है, कैसे उन वर्क में इसको रिप्रेजेंट किया गया। आगे है मार्क्सिस्ट थ्योरी, जो आई थी 1800s में, और ये बेस्ड है कार्ल मार्क्स की थ्योरी मार्क्सिज्म पे। मार्क्सिज्म एक ऐसी थ्योरी है जो ये कहती है कि सोसाइटी जो है वो 3 डिविजन्स में बटी हुई है, दैट इज़ अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, ठीक है। कि और उसने एम्फसाइज किया लोअर क्लास और अपर क्लास पे, लाइक बॉर्जिस और प्रोलेटरेट। जो बॉर्जिस है वो अपर क्लास है, जो प्रोलेटरेट है वो लोअर क्लास है। उसने बोला था कि जो सोसाइटी है ना वो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, और इसमें जो अपर क्लास है वो जो लोअर क्लास है उनको डोमिनेट करता है, और अब वो करप्शन को प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली उसने बताया था कि जो लोअर क्लास है वो कितनी बुरी कंडीशन में है ड्यू टू कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म है, सोसाइटी ऐसी बन गई है जहाँ पे अपर क्लास जो करना चाहते हैं वो करते हैं, एंड दे थिंक दैट दे हैव द राइट टू डू दैट। और उसने ये भी बोला था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब जो ये लोअर क्लास है, जो प्रोलेटरेट है, ये अपने हक के लड़ेंगे। दे विल फाइट फॉर देमसेल्व्स एंड दे विल क्रिएट अ सोसाइटी, a revolution will come and they will create a society in which there will be no classes। बेसिकली अ क्लासेस सोसाइटी विल बी हैपन, मतलब कोई क्लासेस नहीं होगी कि आप अपर क्लास से हो, आप मिडिल क्लास से हो, आप लोअर क्लास से हो, सब खत्म हो जाएगा, सब इक्वल रहेंगे, एक इक्वालिटी आ जाएगी, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी एम्फसाइज करती है कैपिटलिज्म में पावर में कैसे पावर को रिप्रेजेंट किया गया है, कैसे सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया गया है, कैसे और जैसे कि ऑब्जेक्ट क्लास को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। इन सब चीज़ों को एम्फसाइज करती है। साइकोएनालिटिक थ्योरी दी थी सिगमंड फ्रॉइड ने, और इनका जो मेन ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और न्यूरोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या बोला था कि जो इनकी थ्योरी बेसिकली एक बहुत बड़ी थ्योरी है, साइकोएनालिटिक थ्योरी एक बहुत बड़ी थ्योरी है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है अनकॉन्शियस थॉट्स पे। इन्होंने बोला था जो माइंड होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। सब कॉन्शियस वो होता है जब हम अवेयर होते हैं अपने थॉट्स के बारे में, सबकॉन्शियस वो होता है जब हमारे कुछ थॉट्स होते हैं जो कुछ टाइम के लिए गायब हो जाते हैं। लाइक मान लीजिए हम कुछ टाइम के लिए अपना पासवर्ड, फ़ोन का पासवर्ड भूल जाते हैं, बट देन हम थोड़ा ज़ोर लगाते हैं, फिर हमें याद आ जाता है। तो ये सबकॉन्शियस मेमोरी है, कि मतलब हम अगर ज़ोर लगाएं तो उन थॉट्स को हम रिकॉल कर सकते हैं। और अनकॉन्शियस वो होते हैं जिन्हें हम कभी रिकॉल नहीं कर पाते। कुछ इवेंट्स हमारे साथ हुए होते हैं जो हम इतना रिप्रेस करते हैं, मतलब वो बुरे इवेंट्स होते हैं, हम उन्हें इतना रिप्रेस करते हैं कि एक टाइम के बाद वो कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, हमें वो याद नहीं रहते, मतलब हम वो याद नहीं कर पाते कि वो आखिर हुआ क्या था, व्हाट वाज अ थिंग, हम उन्हें याद नहीं कर पाते। और हमारा जो बिहेवियर है, हमारी जो लाइफ है, उन अनकॉन्शियस थॉट्स ही के द्वारा ही शेप होती है। कि मतलब हम कुछ भी चीज़ करते हैं ना, तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है, हमारे अनकॉन्शियस थॉट्स, हमारे अनकॉन्शियस डिज़ायर्स, जिनके बारे में हम अवेयर नहीं होते कि हमें क्यों कर रहे हैं। उनके पीछे मेन रोल होता है उन अनकॉन्शियस थॉट्स का, जिन्हें हमने दबाया होता है, तो वो हमारी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। वैसे ही इन्होंने बोला था कि अगर आप लिटरेचर को स्टडी करना है तो स्टडी करिए कि कैसे जो कैरेक्टर्स हैं ना, वो कैसे अपने अनकॉन्शियस थॉट्स, उनके वो दबाए हुए थॉट्स, जिन्हें वो खुद अवेयर नहीं होते कि आखिर वो ऐसा क्यों एक्ट कर रहे हैं, कैसे उस स्टोरी को मेक करते हैं, कैसे उस स्टोरी को बनाते हैं।
ठीक है, उसमें आप रिफ्लेक्ट करते हैं कैसे वो स्टोरी एम्फसाइज होती है, वो चीज़ है। एग्जाम्पल है हैमलेट प्ले की, कि इस प्ले में हैमलेट डिले करता है अपने क्लॉडियस को किल करने में। क्यों? क्योंकि उसके अनकॉन्शियस थॉट्स, अब उसका अनकॉन्शियस थॉट्स, इसमें इडिपस कॉम्प्लेक्स का जो है कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है कि उसको अपनी मॉम से अट्रैक्शन थी, पर वो इसके बारे में अनअवेयर था। तो अनअवेयर था तो क्या करता था कि वो क्लॉडियस को मारता ही नहीं था उस रिवेंज में, कि उसने कि गर्ट्यूड ने क्लॉडियस से शादी कर ली, उसको इस चीज़ से जेलसी थी। बेसिकली ये चीज़ प्रेजेंट किया गया कि वो अनकॉन्शियसली अपनी मॉम को लाइक करता था, और क्योंकि उसकी मॉम ने किसी और से मैरिज कर ली तो इसीलिए वो उससे बदला लेने के लिए वो क्लॉडियस को नहीं मार रहा था, लाइक दिस। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट विल कम सून। थैंक यू।